बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद हमज़ा और आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर, एटॉमिक न्यूक्लियस। अच्छा, इस चैप्टर में एक ख़ास बात ये है कि ये फिज़िक्स के दो चैप्टर 18, 19 से मिलता-जुलता है और इनऑर्गेनिक के अंदर जो आप चैप्टर नंबर अपना पढ़ेंगे 3, 4 एंड 5 उसमें से भी कुछ पार्ट इसमें आता है। तो मैंने कोशिश ये की है कि बेसिक कॉन्सेप्ट जितने भी हैं वो आपको सारे प्रोवाइड कर दूँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि स्टूडेंट बहुत डरते हैं केमिस्ट्री से। वो डरते हैं कि यार पता नहीं क्या चीज़ आ गई है। एक केमिस्ट्री आसान होती है, तो कोशिश करूँगा बेसिक कॉन्सेप्ट आपके बन जाए और अगेन एंड में वो पास्ट पेपर्स भी आपको करवा दूंगा तीनों चैप्टर्स के। तो काफ़ी एक अच्छा लेक्चर बन जाएगा आपके लिए और कोशिश करूँगा 15 मिनट से पहले पहले इसको वाइंड अप कर दूँ। अच्छा जी, सबसे पहले इस चैप्टर में से आपने करना क्या है, आपने इसमें से अल्फा बीटा गैमा यानी कि रेडियो एक्टिविटी पढ़ना है। रेडियो एक्टिविटी में आपने क्या पढ़ना है कि रेडियो एक्टिविटी का रीज़न क्या है। देखें, रेडियो एक्टिविटी का कोई भी सवाल आता है उसका रीज़न न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा, न्यूक्लियस जब अनस्टेबल होगा तो क्या होगा, उसमें से रेडिएशन इमिट होंगी। अब वो रेडिएशन अल्फा होती है, बीटा होती है, गैमा होती है। अल्फा बीटा और गामा के क्या क्या नाम है और इनकी क्या प्रॉपर्टी है, सारी यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, आयनाइजेशन स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो अल्फा की सबसे ज़्यादा है, फिर बीटा और फिर गैमा की। इसके अलावा पेनिट्रेशन पावर देख लें और इस स्लाइड पे वो सब चीज़ें लिखी हुई हैं जो एनईडी के अंदर पूछी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज आपको पता होना चाहिए कैटाइंस क्या होते हैं और एनाइंस क्या होते हैं। ठीक है, कैटाइंस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और एनाइंस आपके पास नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। एक मेटल से मिलता है, एक नॉन मेटल से मिलता है। ये चीज़ आपको पता होंगी और पेपर में सवाल आ सकता है दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनाइन। इसमें से कौन सा एनाइन नहीं है, तो इसकी एग्जाम्पल्स भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, इसी तरह इस चैप्टर में कैथोड रेज हैं और एनोड रेज हैं। कैथोड रेज में आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, शेडो प्रोड्यूस करते हैं जहाँ पे भी जाते हैं। सॉरी, शेडो प्रोड्यूस करेंगे जहाँ पे भी जाएंगे। इसके अलावा कैथोड टू एनोड इनका सफर रहता है। ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पे मेंशन है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। चलिए, आपसे सवाल एक है मेरा कि क्या जो गैसेस होती हैं, गैसेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं या नहीं करती? तो जहाँ तक मेरा ख्याल है आपने नो कहा होगा, जो कि गलत है। गैसेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं। ठीक है, गैसेस इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट करती हैं? हाई पोटेंशियल डिफरेंस एंड लो प्रेशर, एमएमएचजी। अब कुछ याद हो रहा आ रहा होगा आपको कि एक डिस्चार्ज का कोई एक एक्सपेरिमेंट था जिसके अंदर वो वोल्टेज को बढ़ा देते थे, प्रेशर को कम कर देते थे, तो उसके अंदर फ्लोरेसेंस जनरेट होती थी। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई सवाल आता तो यस, दे कंडक्ट। नेक्स्ट इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आपके पास क्या कहती है कि एवरीबॉडी इमिट्स एंड एब्जॉर्ब एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स दैट आर कॉल्ड क्वांटा। ठीक है, थ्योरी की डिटेल में ही जाएंगे, हमें सिर्फ स्टेटमेंट पता होनी चाहिए और इसका जो मैथमेटिकल है दैट इज ई इज इक्वल टू एच न्यू। ये हमें पता होना चाहिए क्या है, क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपके पास आते हैं पेपर के अंदर। ठीक है, आपको एक या दो कोई चीज़ें प्रोवाइड कर देगा और आपको कहेगा वेलोसिटी निकाल दो, आपको कहेगा फ्रीक्वेंसी बता दो। तो अगर ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, तो सी की वैल्यू वो देगा नहीं, सी आपको पता होना चाहिए दैट इज 3 एक्सपोनेंशियल 8। एच की वैल्यू आपके पास दो होती हैं, एक 6.62 एक्सपोनेंशियल माइनस 34 जूल डॉट सेकंड और दूसरी होती है अर्ग में 6.62 एक्सपोनेंशियल माइनस 27। ठीक है, ये बातें आप लोग नोट डाउन करते जाएं साथ साथ। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर है स्पेक्ट्रम का। स्पेक्ट्रम क्या होता है? बेसिकली जब लाइट एमिट होती है तो वो कुछ पैटर्न्स लेती है, कुछ फॉर्म के अंदर वो एमिट हो रही होती है। एक होता है आपके पास कंटिन्यूस और एक होता है आपके पास लाइन स्पेक्ट्रम। अच्छा, मेजर जो डिफरेंस आप वो समझ लें। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ऐसा होता है कि जब 7 कलर होते हैं, उसमें से 7 कलर जब पास होते हैं तो आप उसके दरमियान कोई गैप नहीं होता और आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ब्लू कब खत्म हुआ, येलो कब शुरू हुआ, ऑरेंज कब आ गया, वायलेट कब आ गया। ठीक है, कंटिन्यूस में सारी लाइंस एक साथ जा रही होंगी और आप उसमें आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जबकि लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि ईजिली आप उसमें से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ सारा कुछ ये आप पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको मेन कंसेप्ट दे दिया इसका। अगेन रेनबो की बात करते हैं, विबग्योर जो लिखा हुआ है, विबग्योर क्या है? बेसिकली इसके कलर्स हैं। अच्छा, ये आप ये नहीं समझे कि कोई ऐसी चीज़ पढ़ा रहा हूँ जो कि पेपर में नहीं आती, इसमें से सवाल आता है। अब इसमें से बड़े इंटरेस्टिंग सवाल आते हैं। पहला तो ये कि विबग्योर में से सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होती है ना वो रेड की होती है। ये जहाँ पे जो रेड है सबसे पहले ये वेवलेंथ के हिसाब से उन्होंने बनाया रेड की। देखिए, इसीलिए जो ट्रैफिक सिग्नल होता है उसमें रेड सबसे ऊपर होता है, क्योंकि ये दूर से ही नजर आ जाता है। ठीक है, और वायलेट सबसे ज्यादा नीचे होता है इसमें। इसी तरीके से यहाँ पे रीजन्स बताए हुए, ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है, आपको ये पढ़नी है।
और चाहें तो आप उसको नोट डाउन कर लें सही से, क्योंकि इसमें से सवाल आएगा पेपर में। एक और सवाल पेपर में ये भी आता है कि लीस्ट डेविएट कौन सी होगी और सबसे ज़्यादा डेविएट कौन सी होगी। तो देखिए, सबसे जो लीस्ट डेविएट होगी वो रेड लाइट है, और सबसे ज़्यादा जो डेविएट होगी वो वायलेट होगी। ठीक है, याद रखिएगा इन बातों को। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है बॉर थ्योरी का। आपको पता है नील बॉर ने 3 पोस्टुलेट अपने दिए थे, वो सारे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए। मेन जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट, दैट इज एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई। ठीक है, ये जो इसका एंगुलर मोमेंटम वाला है, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका न्यूमेरिकल आता है पेपर के अंदर, हमें ये सॉल्व करना होता है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एक्सरेज का। आपको एक्सरेज की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, दैट दीज आर हाईली पेनिट्रेटिंग, शॉर्ट वेवलेंथ होती है इनकी, हाई एनर्जी होती है। अच्छा, वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज डिक्रीज रेगुलरली विद द इंक्रीज इन एटॉमिक मास। आपको प्रॉपर्टीज बता दी गई हैं, फिजिकल भी और केमिकल भी। इसी तरह हम आगे चलते तो हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मिल जाता है, जिसमें लाइमन, बार्नर, पेस्टन, ब्रैकेट, वीफन, ये सारी सीरीज थी। इसमें आपके पास लाइमन 1, इसी तरह से फिर बार्नर 2, 3, 4, 5, ये सारी सीरीज होती हैं। अब पेपर में सवाल क्या आएगा, रडबर्ग कांस्टेंट का आएगा। ठीक है, आपसे कहेगा कि आप मुझे वेवलेंथ बता दो या वेव नंबर बता दो। अगर एक इलेक्ट्रॉन है वो 3 से 2 पे जा रहा है या ब्रैकेट से जंप करके बाल्मर पे जा रहा है, तो आपको पहले तो याद होनी चाहिए सारे, और आपको पता होना चाहिए कि हम कौन सी वैल्यू को कहाँ पे पुट करते हैं। ठीक है, ये आसान ही आप लोगों ने किया हुआ, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, इसीलिए जिसमें स्लाइड्स रीड आउट करूँ आपके लिए। अच्छा, नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट, और ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी बहुत ज़रूरी है, पीरियोडिक टेबल के अंदर ट्रेंड्स होते हैं कुछ। अब वो ट्रेंड्स क्या होते हैं, वो उसके बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं। आपका जो मेजर फोकस होना चाहिए एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, आईपी, ईए और ईएन यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। अब बहुत सारे स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि भाई हमने इसको करना कैसे है। तो देखें, एटॉमिक रेडियस, रेडियस आपने पढ़ा हुआ है, और एटम आपको पता है। लेट्स सपोज ये एक एटम है और ये उसका रेडियस है। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि एटॉमिक रेडियस ग्रुप में क्या होगा, एक पीरियड के अंदर वो क्या होगा, और वो ग्रुप के अंदर क्या होगा। दैट्स इट, वो ये बात आपसे पूछ रहा है। ठीक है, आयनिक रेडियस के बारे में क्या पूछा, आयनिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस में क्या फर्क होता है। देखें, अगर मेरे पास सोडियम 11 है, सोडियम 11 में 11 आपके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, 11 इलेक्ट्रॉन आपके पास होंगे, तो वो आपके पास कहलाएगा एटम। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन वो अपना निकाल के क्लोरीन को दे देता है, तो अब वो हो गया 10। अब ये 10 जो है वो आपके पास क्या कहलाएगा, वो आपके पास आइन कहलाएगा। तो वो ये पूछ रहा है एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, इसी तरीके से आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली आपको इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए और इसका ट्रेंड पता होना चाहिए। तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है कि सेंटर से लेके वैलेंस शेल तक का जो डिस्टेंस होता है वो, और आयनिक रेडियस भी सिमिलर चीज़ है कि सेंटर से लेके लास्ट शेल तक का जो डिस्टेंस होता है। तो इनकी जो मेजर प्रॉपर्टी यही है कि डाउन द ग्रुप ये इंक्रीज होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होता है, और अलॉन्ग द पीरियड डिक्रीज होंगे दोनों। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होती है, लास्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल। आपसे मेरा सवाल ये है कि अगर मुझे 2 इलेक्ट्रॉन वहां से निकालने हैं लास्ट शेल में से, तो मुझे ज़ाहिर है 2 आईपी वैल्यूज चाहिए होंगी। ठीक है ना, एक पहले वाले को निकालने के लिए, एक दूसरे वाले को। तो आपसे सवाल ये कि फर्स्ट आईपी वैल्यू ज़्यादा होगी या सेकंड आईपी वैल्यू ज़्यादा होगी, तो ये मुझे बताइएगा ज़रा। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अलॉन्ग द पीरियड इंक्रीज होगा, डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है कि पीरियड में इंक्रीज होगी और ग्रुप में डिक्रीज हो जाएगी। ये सब जो बातें मैंने अभी बताई हैं आपको, वो एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ मौजूद है कि अगर किसी को नहीं समझ आई हो तो यहाँ पे लिखा है एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में आपसे बात कर ली, आपको बता दिया क्या होती है। तो आपको ट्रेंड याद होना चाहिए, और इस पूरी स्लाइड का जो मकसद है वो यहाँ पे इन अ नटशेल सारी चीज़ आपको बता देनी है, क्या इंक्रीज हो रहा है और क्या डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, कोशिश की कि आपको समझा तो रखें। आप जब चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 3, 4, 5 जब पढ़ें आप इनऑर्गेनिक का सेकेंडरी केमिस्ट्री, तब आपको कोई मसला नहीं है। लास्ट चीज इसमें आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो हम बचपन से पढ़ता है 1s2 2s2 2p6। पेपर में सवाल आएगा, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो लिख देगा, कहेगा मुझे इस एलिमेंट का नाम बता दो। फॉर एग्जाम्पल उसने लिख दिया 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, अब उसने लिख दिया, अब आपसे पूछ रहा है ये कहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए कि 3 क्या बता रहा है, एस क्या बता रहा है, और जो ऊपर 1 लिखा हुआ है वो क्या बता रहा है, और इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, इसका मास नंबर क्या होगा। ठीक है, अक्सर ऐसा होता है वो आपको कॉपर की दे देता है, लिख देता है कि कॉपर की लिस्ट से ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें से कौन सी है। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी आनी चाहिए।
लास्ट थिंग जो आपके लिए नई होगी जहाँ तक मेरा ख्याल, दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। देखें, घबराइएगा नहीं, कोई नई टर्म आए तो देखें, आइसो मतलब होता है सेम, इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉन से निकला ही है। अब दो ऐसे एलिमेंट जिनके सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, लेकिन जहां तक हमने पीरियोडिक टेबल देखा है वहां पे हमें तो कोई भी ऐसा नहीं मिलता कि फॉर एग्जांपल उसका दोनों का नंबर 11 होना चाहिए, या तो सोडियम का 11 होगा उसके बाद 12 होगा। दो सेम चीजों का कभी भी इलेक्ट्रॉनिक नंबर सेम नहीं होता, ठीक है। लेकिन आइसो इलेक्ट्रॉनिक में आप क्या करते हो कि फॉर एग्जांपल मेरे पास सोडियम है 11, ठीक है, फ्लोरीन है मेरे पास 9 होता है इसका। अब मुझे इन दोनों को आइसो इलेक्ट्रॉनिक करना है, तो ये कैसे होंगे, अगर फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो ये हो जाएगा F10, और सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन दे दे अपना तो सोडियम हो जाएगा 10। इसका ये मतलब है कि जब दोनों के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये हमारे पास कहलाता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो पेपर में ये भी सवाल आता है कि आपको कहते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो वो आपको 3 से 4 ऑप्शन देता है, आपको वहां से सॉल्व करना होता है। तो जिसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं आपको उसको चूज करना होता है, ठीक है। अब हम एनईटी के पास्ट पेपर करते हैं और देखेंगे कि एनईटी के पास्ट पेपर में किस तरह के सवाल आते हैं, ठीक है। ओके जी, एनईटी के पास्ट पेपर में देख लेते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर हम चेक करें एटॉमिक स्ट्रक्चर में किस तरह के सवाल आ रहे हैं। पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू फेराडे इंडिकेट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये थ्योरी से रिलेटेड सवाल था। न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक, ये इजी सवाल है, ये भी थ्योरी से रिलेटेड है, इसलिए आप कुछ स्क्रीनशॉट लेना है इसके। और रेडियो एक्टिविटी वाज ऑब्जर्व बाय हेनरी बैक्यूरेल, ये आप इसलिए मैं स्लो स्लो चला दूंगा कि आप इसको देख लें सारे सवालों को। एक्सरेज किसने डिस्कवर की थी, और व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर टू हायर, अगर लोअर से हायर जाएगा तो क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। एल शेल में कितने आपके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, और विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 3, और साथ में मैंने सिर्फ फिजिक्स के भी सवाल जोड़ दिए हैं। लेकिन जब आप लोग पढ़ने बैठे ना तो केमिस्ट्री का ये वाला चैप्टर 3, 4, 5 इनऑर्गेनिक का, और फिजिक्स के ये दो चैप्टर साथ पढ़िएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें रिजेंबलिंग है। अब चैप्टर नंबर 18 और 19 जो फिजिक्स है, जो मैं आपके सामने पास पेपर, अगर आप सिर्फ ये पास पेपर भी कर लेना दैट्स इनफ, क्योंकि इसमें से इतने ज़्यादा सवाल नहीं आएंगे। इसमें एक्सरे है, लेज़र है, इसके अलावा मैटर स्टेबल स्टेट आ जाती है, तो ये चैप्टर बड़ा आसान है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह के साथ यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी पूछा हुआ है, हाफ लाइफ के बारे में पूछा हुआ है। वैसे तो मैं सेपरेट बनाऊंगा इस पर, लेकिन मेरी कोशिश है कि जो स्टूडेंट्स अब अभी पढ़ रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि हम जल्दी से जल्दी चीज़ें पढ़ लें और कवर कर लें, तो आप ये कर सकते हैं कि इन 3 चैप्टरों को साथ आप मिला के पढ़ लें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई बात नहीं समझ आई हो या कोई कॉन्सेप्ट में सही से क्लियर नहीं कर पाए तो काइंडली मुझे कमेंट करिएगा ज़रूर।